हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक कंप्लेन है मेरी आपसे दैट यू आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हिच आई एम आस्किंग टू यू। इससे क्या होता है, मोटिवेशन डाउन होती है रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड करने के। बिकॉज देखो, मेरा कोई खास फ़ायदा नहीं है। आई एम नॉट गेनिंग सब्सक्राइबर्स, आई एम जस्ट मेकिंग वीडियोज़। एंड जो लोग डेली इसको देख रहे हैं तो उन्हीं का फ़ायदा होगा, बाकी लोग का फ़ायदा नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चंस आंसर्स करो, तभी आपका फ़ायदा होगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद एनालिसिस 6 जुलाई का। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, स्ट्रेंथ ऑफ एमपी मिनिस्ट्री एक्सीड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। तो भाई मिनिस्ट्री की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, देख लेते हैं क्या दिक्कत हुई। मध्य प्रदेश में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ है ना, वो बढ़ गई, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स ऐड किए एंड 8 मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऐड कराया एंड इसको टोटल 34 मिनिस्टर्स हो गए इसमें। ठीक है, अब दिक्कत क्या हुई, दैट इज मोर देन 15% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटर्स एट 206। ठीक है, तो मतलब लॉजिकली क्या होना चाहिए था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ 30% होती है, 30 है, मतलब जो ये मध्य प्रदेश की बोल रखा है ना यहाँ पे, जो इनकी लेजिस्लेशन है उस हिसाब से, मतलब 15% होनी चाहिए बेसिकली 200 की। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उन्होंने ज़्यादा कर दी है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ का विवाद हो रहा है। असेंबली स्ट्रेंथ ऑफ 228 ड्रॉप्ड इन मार्च व्हेन 22 रेबल कांग्रेस एमएलएज रिजाइंड एंड लेटर स्विच्ड ओवर टू बीजेपी। ठीक है, जो वो एंटी डिफेक्शन के तहत हुआ था। सो 2 सीट्स फेल वैकेंट अर्लियर ओइंग टू डेथ्स भी हुई इसीलिए। एंड ठीक है, तो इनिशियली 228 स्ट्रेंथ थी, तो अब 206 स्ट्रेंथ है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है हमारी कि आर्टिकल 164 क्लॉज 1A क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, ठीक है, सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये दोनों की स्ट्रेंथ 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो असेंबली है, असेंबली की है ना, मान लो अगर 100 मेंबर्स की असेंबली है तो उसमें से सिर्फ 15 ही लोग होने चाहिए जो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, 16 नहीं होने चाहिए, 15 के 16 भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोविजंस कहाँ से इंट्रोड्यूस किया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में आया था। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है, प्रोवाइडेड दैट नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन एरिया शेड नॉट बी लेस देन 12। ठीक है, तो मिनिमम देखो अगर कम ही है, मान लो वहाँ पे 50 ही है। ठीक है, तो 50 ही है तो इतना कम तो हो नहीं सकता ना कि वहाँ पे बिल्कुल ही 7 होंगे। अगर 50 भी है ना उसमें लेजिस्लेशन की सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो भी वहाँ पे 12 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए। ओके, देन आर्टिकल 163 क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या है, बेसिकली क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे एंड एड एंड एडवाइस देंगे गवर्नर को। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करता है, ये होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनको हेड कौन करता है, सीएम। ठीक है, और ये दोनों मिलके किसको एडवाइस करते हैं, गवर्नर को। ठीक है, एंड ताकि वो गवर्नर अपने फंक्शंस एक्सरसाइज कर सके अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड क्या होता है, देखो हायरार्की होती है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी होती है, वो सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करती है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फिर गवर्नर को एडवाइस करते हैं। जो मेन रबर एंड स्टैम्प है वो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट का होता है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर एनी मैटर और नॉट अ मैटर एज रिस्पेक्ट विच इज गवर्नर by under his constitution required to act in his discretion, the decision of governor in his discretion shall be final। ठीक है, बता रखा है कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन से भी काम कर सकता है एंड वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चंस ऑन द ग्राउंड दैट ही ought or ought not to have acted in his discretion। तो कोई सवाल नहीं उठा सकता, गवर्नर को जब चाहे वो अपनी डिस्क्रिप्शन से भी काम कर सकता है। क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। कि भाई तुमने ये एडवाइस क्यों दी, तुमने ये क्यों नहीं दी एडवाइस, तो इसको कोई भी आप कोर्ट में नहीं घसीट सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, चल चल तुझे सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। उनकी जो भी एडवाइस उन्होंने टेंडर की है गवर्नर को, दैट इज नॉट क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट। सो आर्टिकल 164 क्लॉज 2 क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ऑब्वियसली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। देन आर्टिकल 164 क्लॉज 4 कहता है, पर्सन कैन रिमेन अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो 6 महीने का टाइम होता है ना, उसके बाद उसको, अगर वो 6 महीने में वो नहीं होता, ठीक है, मान लो किसी को मिनिस्टर बना दिया आपने। ठीक है, क्या होता है, नॉर्मल एमएलए होते हैं ना, हर एमएलए मिनिस्टर नहीं होता। ठीक है, मिनिस्टर वो होता है जिसको कोई मिनिस्ट्री असाइंड होती है। ठीक है, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, तो ये तरह तरह की मिनिस्ट्रीज है। तो वो जिसको अनाउंस मतलब जो उसका हेड होता है वो मिनिस्टर होता है। सो एवरी एमएलए इज नॉट अ मिनिस्टर, ठीक है, बट एवरी मिनिस्टर इज एन एमएलए और एमपी, दिस इज द थिंग। तो एमएलए क्या होता है कि आप एमएलए तो बन जाओगे, एमएलए के बाद आपको मिनिस्टर बनना पड़ेगा। ठीक है, मिनिस्टर बनाते हैं जो भी सीएम है एंड बेसिकली जो मेजर से तो गवर्नर का होता है, बट एड एंड एडवाइस तो सीएम की ही होती है। तो क्या होता है कि अगर कोई किसी को वैसे मिनिस्टर बना दिया और वो एमएलए भी नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको सिलेक्ट होके आना पड़ेगा एज अ एमएलए। ठीक है, सो दिस इज द
थ्रेश होल्ड कि उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है. सो इट वॉज आर्टिकल, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है एंड 15% स्ट्रेंथ है जो ये आपको याद रखनी पड़ेगी. देन इज अबाउट वन नेशन वन वोटर आईडी. ठीक है, हमने वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ओ वन नेशन वन राशन कार्ड एंड पढ़ चुके हैं कि वो होना चाहिए. ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि भाई एक वोटर आईडी भी करो. ठीक है, क्योंकि हमने माइग्रेंट वाली चीज़ें देख ली. ठीक है, तो माइग्रेंट वाले क्या करते हैं, भाई कोई माइग्रेंट वर्कर राजस्थान में काम कर रहा है, वो हो बिहार का. ठीक है, अब वोटिंग आएगी, वोटिंग करने जाएंगे तो वो वापस बिहार जाएगा. भाई नहीं, भाई नहीं साहब, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे तो वोट करके आना है. तो ऐसे कौन छुट्टी देगा किसी को. सो ये प्रॉब्लम ना फेस हो, इसीलिए बोल रहे हैं एक नेशन हो और एक ही वोटर आईडी कार्ड हो आपका. ठीक है, तो पहले क्या होता था कि सीनियर सिटीजन, पहले तो सिर्फ 80 साल के लोगों को ऊपर ही जो पोस्टल बैलेट का था ना ऑप्शन दिया जाता था कि पोस्ट के द्वारा उनकी वोट करवा दी जाएगी. पर अभी जो 65 के ऊपर भी एज वाले लोग हैं ना, उनको भी अलाउ कर दिया क्योंकि कोविड के कारण वो ज़्यादा प्रोन है इन्फेक्शन के लिए. सो नाउ देयर इज़ ओपिनियन कि भाई ऐसा एक काम करा जाए ना कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको भी दिक्कत होती है, कोई कहाँ पे नौकरी कर रहा है या स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको बोलो कि एक ही वोटर आई डी कार्ड डिक्लेयर कर देते हैं. तो माइग्रेंट वर्कर की क्या दिक्कत आई, क्योंकि ये 13.9 करोड़ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, दैट इज नियरली 1/3 ऑफ द इंडियन लेबर फोर्स. ठीक है, तो टोटल लेबर फोर्स के 1/3 आर इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स. ठीक है, तो अपने जो वोटिंग राइट्स है वो एक्सरसाइज करने में उनको बहुत दिक्कत आती है. ठीक है, इनको फॉरगॉटन वोटर्स भी कहा जाता है. देखो क्या होता है कि वोटर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, वोट हम क्यों इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, क्योंकि हम उनको वोट करते हैं. ठीक है, पर अगर हमारा ये है कि वो हमारे इंटरेस्ट, अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो वो हमारे इंटरेस्ट भी एड्रेस करेंगे, क्योंकि बिकॉज वी आर वोटिंग देम. अगर हम उनको वोट ही नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि हम वहाँ रहते ही नहीं है, बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स क्या है, वो वहाँ रह ही नहीं रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स भी अनएड्रेस्ड होती हैं. सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू रिटर्न होम ऑन द इलेक्शन डे एज वेल एंड अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज नहीं कर सकते. ठीक है, से दे डू नॉट एनरोल एज वोटर्स इन देयर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जहाँ पे काम करे, मान लो राजस्थान में काम करे, वहाँ पे एनरोल तो नहीं करा सकते ना, क्योंकि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए होता है. एंड दिस ग्रुप्स डजंट कॉन्स्टिट्यूट अ वोट बैंक वर्दी ऑफ अटेंशन. तो वो वोट बैंक ही नहीं है जिसको अटेंशन नहीं मिलता एंड उनकी प्रॉब्लम्स अनएड्रेस्ड रहती हैं. मैनी आर सीजनल माइग्रेंट, जैसे कि धान उगाने के लिए जो बिहार से वर्कर्स बुलाते हैं पंजाब हरियाणा में. सो मैनी आर सीजनल माइग्रेंट्स कि उनको सिर्फ धान के समय में ही बुलाते हैं. सो व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ, इंश्योरिंग दैट एवरी इंडियन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन डू मस्ट बी अ सेंट्रल मिशन ऑफ ईसीआई. कि भाई हर किसी को वोट होने का हक होना चाहिए. ठीक है, कि आधार लिंक्ड वोटर बेस्ड आईडी सॉल्यूशन होना चाहिए. ठीक है, कि आधार से रिलेटेड कर दो जिनका भी पॉसिबल नहीं है, मतलब यूनिवर्सलाइज करना. टू फैसिलिटेट वोटिंग ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, ईसीआई शुड अंडरटेक सब्सटैंशियल आउटरीच मेजर्स यूजिंग नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, उनकी हेल्प से. एंड माइग्रेंट शुड बी एबल टू फिजिकली वोट इन देयर सिटी ऑफ वर्क. ठीक है, कि भाई वहीं से वो काम कर लें ऑन देयर एग्जिस्टिंग वोटर कार्ड एंड ड्यूरेशन ऑफ देयर टेम्परेरी स्टे. ठीक है, मान लो वो बिहार के हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर इलेक्शन हो रहा है ना, तो वो अपने राजस्थान से ही वोट कर ले, उनको वापस वहाँ ट्रैवल करके ना जाना पड़े. तो ये प्रोविजन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स. सो वन नेशन वन राशन कार्ड हम पढ़ चुके हैं कि भाई माइग्रेंट वर्कर्स की दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, पीडीएस सिस्टम से उनको फायदा मिलेगा. एंड सिमिलरली वोटिंग को भी ऐसे ही देखना चाहिए. एंड वन नेशन वन वोटर आईडी कार्ड मस्ट बी, मतलब इसको इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि जो फॉरगॉटन माइग्रेंट वोटर्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान जाए. सो राइट टू वोट के बारे में बता रखा है. क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? नहीं, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना ये फंडामेंटल राइट है, ना ये फंडामेंटल ड्यूटी है. इट इज़ जस्ट अ लीगल राइट. ठीक है, एंड सेम ही जो राइट टू क्या कॉन्टेस्ट इलेक्शन है, वो भी ना ही कोई फंडामेंटल राइट है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. इट इज़ जस्ट अ लीगल राइट. ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत दिया जाता है. Then is about Bhutan demarks China on its claim to Sakting Sanctuary. ठीक है, तो चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बढ़ाया जा रहा है. ठीक है, तो एक तरफ से तो वो लद्दाख वाले रीजन में जो हमारा गलवान वैली है वहाँ पे देखा गया, हमने पैंगोंग सो लेक है वहाँ पे भी अपनी रीच बढ़ाए जा रहे हैं. तो अब उन्होंने भूटान से भी पंगा ले लिया. नेपाल के साथ तो वो अलायंस कर ही रहे हैं, तो भूटान को भी बोल रहे हैं कि भाई जो साक्तिंग सेंचुरी है ना आपकी, वो हमारा एरिया है. ठीक है, सो मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देती हूँ साक्तिंग सेंचुरी की. सो ये ईस्टर्न पार्ट पे पड़ती है भूटान की. ये दिस इज द साक्तिंग सेंचुरी. ठीक है, तो ये सिक्किम हो गया ना. यहाँ पे मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ. तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे डोकलाम है आपका. ठीक है, तो डोकलाम जो स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया एंड चाइना के बीच में, तो दिस एरिया इज डोकलाम एंड ये साक्तिंग सेंचुरी है. तो अगर चाइना यहाँ पे अपनी वो बता रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ से कितना अरुणाचल पास है एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इज वेरी क्लोज टू चाइना. सो दिस कैन बी अ थ्रेट इफ दे ओवरटेक दिस थिंग फ्रॉम भूटान. सो भूटान फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है कि भाई साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमसे बात कर रहे हैं, देखो क्या है. तो जो चाइनीज एम्बेसी है, ठीक है, न्यू दिल्ली में,
जो भूटान एम्बेसी है ना, भूटान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने, जो चाइनीज एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, क्योंकि क्या है, भूटान और चाइना के डायरेक्ट रिलेशंस नहीं है, वहाँ पे उनकी एम्बेसी भी नहीं है चाइनीज की भूटान में, ठीक है। तो इसीलिए जो भूटान के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने चाइनीज एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में है ना, वहाँ उनको बोला है, ठीक है। ऐसे मत सोचना उनको क्यों बोल दिया। सो इशू क्या है, भूटान वेस्टर्न एंड मिडल सेक्टर्स हैव बीन डिस्प्यूटेड विद चाइना, ठीक है। जो मिडल सेक्टर्स हैं जैसे कि जारकालुंग, पासनलुक इन चुम्बी वैली, सो ये इनकी क्या कहाँ लोकेशन है, जारकालुंग, पाचेलुंग तो यहाँ पड़ता है, एंड चुम्बी वैली यहाँ है, एंड यहाँ पे ये है चुम्बी वैली, एंड यहीं पे हमारा डोकलाम है। तो कभी नॉर्थ से ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट आ गया तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो देखो एक मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था कि दौलत बेड, ओल्डी रोड, गालवन वैली, तो इन सब की लोकेशन नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना, और ये भी वेस्ट टू ईस्ट में आ सकता है। सो यू शुड लर्न दिस। सो व्हाट इज द इशू, भूटान वेस्टर्न एंड मिडिल सेक्टर्स को डिस्प्यूटेड माना जा रहा है चाइना के लिए, तब तक तो नहीं था, अचानक चाइना को होश आता है कि अरे ये तो डिस्प्यूटेड भी था। हाउएवर ईस्टर्न सेक्टर हैज नॉट बीन पार्ट ऑफ बाउंड्री टॉक्स, आज तक बाउंड्री टॉक्स का पार्ट ही नहीं था ईस्टर्न सेक्टर, वो सिर्फ डोकलाम को बोलते थे, एंड ये जो जारकालुंग एंड पासनलुंग को बोलते थे, और चुम्बी वैली को भी। अब उनको नई वो चढ़ी है कि भाई हमारा तो ईस्टर्न सेक्टर भी हमारा ही पार्ट है। सो रीसेंट क्लेम कहाँ पे, जो 58th मीटिंग हुई तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की, जहाँ पे चाइना ने बोला कि जो साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी और ये हमारा पार्ट है, ठीक है। वाइल टिम्पू एंड बीजिंग डू नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मैं बता चुकी हूँ वहाँ पे एम्बेसी भी नहीं है, तो इसीलिए बॉर्डर इशू बिटवीन टू कंट्रीज के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं रिजॉल्व करने में। सो वेयर इज साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैं बता चुकी हूँ ईस्टर्न भूटान में है, और इन द ट्राशिगांग डिजोखांग डिस्ट्रिक्ट दैट बॉर्डर्स अरुणाचल प्रदेश। सो इट इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट बिकॉज इट बॉर्डर्स अरुणाचल प्रदेश, एंड यू नो कि चाइनीज की कब से नजर है वहाँ पे। इट प्रोटेक्ट सेवरल एंडेमिक स्पीशीज एंड ईस्टर्न ब्लू पाइन एंड ब्लैक ड्रम मैकपी। सो ऐसे इंपॉर्टेंट, देखो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ब्लू पाइन कहाँ मिलता है ऐसे पूछ लेंगे, साक्तिंग नहीं पूछा, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि हिमालय के पार्ट में मिलता है, ठीक है। And it was created in the part to protect the Migoi and a Yeti, a cryptid whose existence has not been scientifically confirmed, but local creatures मानते हैं, ठीक है। तो ये एक मिगोई है क्रिएचर, उसके बारे में बोल रहे हैं कि वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। सो ग्लोबल जिसके बारे में जहाँ पे इन्होंने ये मुद्दा उठाया, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल, उसके बारे में बताया जा रहा है। कब एस्टैब्लिश हुई थी, जो रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, तब ये एस्टैब्लिश हुई थी, ताकि जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है उनको टैकल किया जा सके। इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑफ कंट्रीज़ की, सिविल सोसाइटी की, प्राइवेट सेक्टर की, सो तो काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये फंड्स किसको दिए जाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, एंड ऐसी कंट्रीज़ जो ऑब्जेक्टिव्स को अटेन नहीं कर पा रही है, उनके पास फंडिंग की कमी है, ठीक है, एंड जो चाहती है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस को फॉलो करना। सो वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी है, एंड ये एडमिनिस्टर करता है, वहाँ से उसको पैसे निकाल के कंट्रीज़ को बांटता रहता है। सो दिस वाज अबाउट ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल। देन इज अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट प्लाज्मा बैंक, ठीक है। तो क्या है कि भाई, तो प्लाज्मा टेस्ट मैंने आपको पहले बताया, कोविड के लिए इसको माना जा रहा है दैट दिस कैन बी एज अ सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता देती हूँ प्लाज्मा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो प्लाज्मा के लिए अगर डोनेट करने जाओगे ना, ऐसा नहीं है खून में से बोलेगा कि प्लाज्मा निकल के आ जाओ, वो प्लाज्मा आ जाएगा। ब्लड ही डोनेट होता है हमेशा, पर उससे एज अ प्रोसेस से कुछ प्रोसेस लगा के उसमें से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कर लेते हैं, देखो ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, 55% पार्ट तो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ येलो स्ट्रॉ लाइक विस्कस फ्लूइड, एंड जो 45% होता है वो होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये पार्ट होता है। तो ये जो 55% है ना, ये प्लाज्मा ये डोनेट करते हैं, ठीक है। लोग डोनेट तो ब्लड ही करते हैं, पर उससे वो ये जो प्लाज्मा है वो साइंटिस्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो हु कैन डोनेट प्लाज्मा, जो जो बीमार हुआ है कोविड से, ठीक है, पर वो 14 दिन में रिकवर हो गया है, वो डोनेशन कर सकता है। 18 से 60 साल की उम्र होनी चाहिए और 50 किलो से ऊपर का वजन होना चाहिए, ठीक है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है ना, जिन्होंने या फिर जिन्होंने बच्चे को बर्थ दिया है, वो इसको नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें 3600 अलग प्रकार की एंटीबॉडीज भी हो जाती हैं। सो हाउ इज प्लाज्मा डोनेशन डिफरेंट फ्रॉम ब्लड डोनेशंस, ठीक है। तो प्लाज्मा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर रिटर्न टू द बॉडी। तो क्या करते हैं कि वो ब्लड वापस भी चढ़ा देते हैं, अगर किसी में कमी है ना, ब्लड चढ़ा दिया पर उसमें से प्लाज्मा निकाल लिया। ब्लड कंटेन सेवरल कंपोनेंट्स, मैं बता चुकी हूँ, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% होता है, ठीक है। 500 ml प्लाज्मा आप हर 2 हफ्ते डोनेट कर सकते हो, पर ब्लड डोनेशन आपको हर 3 महीने में एक बार करना चाहिए, ठीक है। देन इज अबाउट हाउ प्लाज्मा थेरेपी वर्क्स। तो ब्लड को निकाल देंगे, ठीक है, जो रिकवर कर चुका है कोविड-19 से, सीरम जो प्लाज्मा इसको अलग कर लेंगे, एंड स्क्रीन फॉर वायरल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, क्योंकि इस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो पूरे ब्लड में ही घूमती है एंटीबॉडीज, तो वो दिख जाएंगी इसमें, जो ये वायरस के खिलाफ लड़ रही हैं एंटीबॉडीज। देन कॉन्वलसेंट सीरम, दैट इज द ब्लड सीरम ऑब्टेन फ्रॉम वन
हु हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशली रिच इन एंटीबॉडीज, तो जिसमें एंटीबॉडीज रिच प्लाज्मा होता है उसे कॉन्वलसेंट सीरम बोला जाता है। इसको फिर जो सिक पेशेंट्स है उनको दिया जाता है। इट इज एज अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, हम प्री फॉर्म्ड या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज हैं वो बंदे में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है। एक्टिव में क्या होता है, हम इस तरीके के कीटाणु इंजेक्ट करते हैं जिससे बॉडी में एक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है, बॉडी खुद लड़ती है। पर पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते होते हैं। सो हाउ लॉन्ग एंटीबॉडीज विल लिव, विल रिमेन, ठीक है, तो इट विल स्टे ऑन द रिसिपिएंट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days, ठीक है। इसमें इतने में क्या होता है, जो एक्सट्रीमली सिक पेशेंट है वो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा, फिर उसको पानी वानी पिला के, इलेक्ट्रोलाइट्स दे के और खाना वाना अच्छा खिला के उसको बेहतर किया जा सकता है। तो दिस वॉज अबाउट प्लाज्मा थेरेपी। तो वैक्सीनाइजेशन और प्लाज्मा थेरेपी में क्या फ़र्क है, देख लो। वैक्सीनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीन लगाना, ठीक है, तो वैक्सीन में क्या होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, कीटाणु डाल देंगे एंड वो फिर हमारी बॉडी खुद लड़ेगी उसके लिए। बट प्लाज्मा थेरेपी इज अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। So this basic difference needs to be clear. Then NASA research says that moon is more metallic than thought before, कि भाई मून तो बहुत चमक रहा है आजकल। तो नासा का कौन सा मिशन है, ल्यूनर रिकॉन्सिनेंस ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, एक तरह की गाड़ी है, स्पेस गाड़ी जो स्पेस में घूम रही है। उसने निकाला है कि जो मून के सरफेस में है ना, काफ़ी ज़्यादा आयरन एंड टाइटेनियम पड़ा है, ठीक है। तो कहाँ से निकाला उन्होंने, ये कैसे पता लगाला, मिनिएचर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट है जो इस पर टंगा हुआ है। मान लो ये LRO है ना, इस पर ये मिनी RF यहाँ पे टंगा हुआ है और ये उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी से काम करता है ना, तो ये फ्रीक्वेंसीज भेजता है मून पे, ये मून से टकरा के वापस आती है तो ये डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। एंड फिर उससे क्या होता है, फिर ये फ्रीक्वेंसीज वापस आ गई तो ये क्या फिर मैप करेगा कि भाई कहाँ कहाँ पे मिली इसको, वो फ्रीक्वेंसीज कहाँ कहाँ टकराई, तो मेटल ऑक्साइड्स के मैप होते हैं वहाँ पे ये इसको मैप करता है। सो ये डिस्कवर कैसे हुआ, जो ये मिनी इंस्ट्रूमेंट है, इट वॉज मेजरिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी विद ल्यूनर सॉइल इन क्रेटर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मेजर करी थी। तो कैसे मेजर करी थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मदद से। तो ध्यान से सुनना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल अपॉन इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी का मतलब, मान लो बिजली है, बिजली तुमने मान लो एक बार वैक्यूम में चला दी तो आप उसकी स्पीड नोट कर लोगे। मान लो 100 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा ले रही है, 100 किलोमीटर पर सेकंड से ये वैक्यूम में चली गई बिजली, और यही बिजली आपने मून के सरफेस पे चला दी, ये बिजली को मान लो 10 किलोमीटर पर सेकंड निकला, ठीक है। तो ऊपर नीचे करके क्या रेशो आया, 1/10। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया, 0.1, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी कितनी है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसमें से पर सेकंड, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आर लिंक्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ दीज मेटल। तो जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना उसमें मेटल, वैक्यूम में तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे जल्दी जल्दी चली गई 100 किलोमीटर से, पर जो मून है उसमें 10 किलोमीटर पे गई। तो ये दिखाता है कि उसमें काफ़ी कंसंट्रेशन है एलिमेंट्स की, इसीलिए वो स्पीड कम हो गई है, ठीक है। एंड यही बताया कि लेवल ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ये बढ़ती गई जब उन्होंने लार्जर क्रेटर्स देखे, ठीक है। एंड फाइंडिंग्स रेज पॉसिबिलिटी दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज्ड इन लार्ज क्रिएटर्स बिकॉज मीटियोर दैट क्रिएटेड देम डग अप डस्ट कंटेनिंग आयरन एंड टाइटेनियम ऑक्साइड्स, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि क्रेटर्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी बढ़ा, क्योंकि जो मीटियोर्स है, क्या होता है, जो मून में जो गड्ढे हैं ना, कहते हैं चांद पे गड्ढे हैं, तो उनको क्रेटर्स बोला जाता है। यही माना जाता है कोई मीटियोर्स टकराया होगा ना इस पे, ठीक है, तब जाके ये गड्ढे क्रिएट हुए, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि मीटियोर्स ने जब वो टकराए उन्होंने काफ़ी आयरन एंड टाइटेनियम ऑक्साइड्स के रिजर्व्स छोड़ दिए, दैट्स वाई इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा है मून पे। सो जो थ्योरी है अभी तक हमारी कि मून बना कैसे था, बोला जाता था कि भाई ये अर्थ ना काफ़ी पहले काफ़ी बड़ी होती थी, ठीक है, मान लो इतनी बड़ी होती थी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मीटियोराइट टकराया एंड वो यहाँ से इतना मून अलग हो गया, ठीक है, और फिर ये हमारा मून सैटेलाइट बन गया, ठीक है। तो क्यों ये माना जाता था, क्योंकि मून के जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो अर्थ से सिमिलर था। तो यही कंक्लूड कर रहे थे कि भाई एक ही से बने होंगे दोनों, आपस में बाद में अलग हो गए होंगे 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन क्या है लास्ट फाइंडिंग के, तो ये देखो इनिशियली भी हमने ये देखा था, हमें कन्फ्यूजन क्या होती थी कि अर्थ का जो क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ का जो ऊपर लेयर है क्रस्ट में, उसमें लेसर अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड्स है, ठीक है, FeO का काफ़ी कम अमाउंट है देन मून, ठीक है। तो अगर भाई अगर वही चीज़ एक ही अर्थ से ही बनी है तो उसमें कम तो नहीं होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। और अब ये जो LRO मिशन है ये बता रहा है कि जो ये आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड है ये और भी बहुत ज़्यादा है दैन हमने सोचा था। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ये मून एग्जैक्टली जो हमारी हाइपोथेसिस है क्या ये सच है भी या नहीं। सो दिस वॉज द थिंग। सो LRO के बारे में देख लेते हैं, ये नासा का मिशन है,
to the moon within the lunar precursor and robotic program in preparation for future manned mission to moon and beyond. कि भाई आगे हम आदमी भेजेंगे ना, उससे पहले एक स्पेसक्राफ्ट भेज देते हैं, वो चक्कर लगाता रहेगा एंड स्टडी करता रहेगा. LRO is the first mission of the NASA's vision to for space exploration. So objectives क्या है? पोटेंशियल लूनर रिसोर्सेज किस किस तरीके की वहाँ पे पानी है, कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे मैप्स उसका मैपिंग करके आएगा, ठीक है, डेटा कलेक्ट करके आएगा ऑफ मून रेडिएशन लेवल्स एंड स्टडी जो उसके पोलर रीजन्स है उनकी भी स्टडी करेगा. एंड बाद में उनको जो मैंड मिशन हैं आदमी भेज देंगे या फिर रोबोटिक सैंपल से वो कलेक्ट करके लेके आ जाएंगे. ठीक है. देन इज अबाउट फैक्ट फॉर फिल्म्स ICAR एंड निकरा के बारे में. सो ICAR क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, एक काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ठीक है, तो किसको रिपोर्ट करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन. तो देख लो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का रिसर्च विंग है ना, उसी को रिस्पॉन्ड करेगी क्योंकि ये भी रिसर्च का ही काम करती है. सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसके प्रेसिडेंट है. ठीक है. Then is about it is the largest network of agricultural research and educational institutions. जितने भी इंडिया में है ना रिसर्च एजुकेशन एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं वो उसका मतलब नेटवर्क है, उसका ये हेड है. नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट इन एग्रीकल्चर निकरा हैज़ बीन लॉन्च बाय ICAR. 2011 में इसको लॉन्च किया गया था. ठीक है. इनोवेशन जो भी भाई तरीके लेकर आओ कैसे हम एग्रीकल्चर को बेहतर बनाएं. देन इज अबाउट कृषि विज्ञान केंद्र. नाम से समझ में आ रहा है कृषि को प्रमोट करेगा. फार्म साइंस सेंटर्स, ठीक है, अल्टीमेट लिंक बिटवीन ICAR एंड फार्मर्स. ठीक है, तो दिस सेंटर इज यूजुअली एसोसिएटेड विद लोकल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज. तो ICAR तो क्या है? दिल्ली में है. तो दिल्ली के अलावा वहाँ जहाँ जहाँ पे मान लो मध्य प्रदेश के किसी गांव में आपको उनको बताना है, ठीक है, तो वहाँ पे मध्य प्रदेश का कोई एग्रीकल्चर जो भी कॉलेज होगा ना, वहाँ पे उनको बता देंगे ऐसा ऐसा करना है एंड उससे उनका लिंक होता है. इट एम्स टू अप्लाई एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड प्रैक्टिकल जो भी लोकलाइज सेटिंग है ना वहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे. ठीक है. एंड कहाँ कितने हैं? टोटल 716 कृषि विज्ञान केंद्रास हैं इंडिया में. देन इज अबाउट करन फोर किसकी? शुगर केन की वेराइटी है. ठीक है, तो ये इसमें क्या है? शुगर ज़्यादा होती है एंड ट्रेडिशनली ग्रोन वेराइटीज़ को रिप्लेस कर सकती है. जैसे शुगर केन होती है ना, ये शुगर करन है, तो ऐसे याद कर सकते हो. देन इज अबाउट किसान रथ. जैसे जो श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पे चढ़ के गए थे, तो रथ किस लिए होता है? फैसिलिटेट करने के लिए. तो ये ऐप किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर. ठीक है, तो NIC जो मोस्टली जो सरकारी ऐप्स है ना वो NIC ही लॉन्च करता है. ठीक है, एंड डेवलप करता है. इट विल फैसिलिटेट फार्मर्स एंड ट्रेडर्स कि भाई जो अपनी सूटेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है किनको नहीं मिल रही, लॉकडाउन के चलते किसी को नहीं ट्रैक्टर ट्रेली मिल पा रही हो, तो वो इनको कांटेक्ट कर सकता है एंड ये उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देंगे. ठीक है, फ्रॉम फार्म गेट टू मंडी एंड फ्रॉम अनदर मंडी, मतलब जहाँ भी उनको जाना है वो प्रोवाइड करा देंगे. इससे क्या होगा? जो फार्मर्स एंड जो APMCs को मंडी बोला जाता है, तो उनके लिए उनके बीच का ये कॉन्टैक्ट रहेंगे. देन इज अबाउट आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज. तो हमने चाइनीज़ ऐप बैन कर दी, वो तो बैन कर दी, तो सरकार इंडिया में भी कुछ नहीं लेकर आओ ना. सो ये इनिशिएटिव MIT का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन. ठीक है, जो अटल इनोवेशन मिशन की जो अटल टिंकरिंग लैब्स भी है ना, ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग के पार्टनरशिप में इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया. इससे क्या होगा? जो भी टेकीज़ हैं, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टाइज है इनकी एंड जो स्टार्टअप्स हैं उनको बोलेंगे कि भाई मेक इन इंडिया ऐप्स बनाओ. ठीक है, इससे क्या होगा कि नई ऐप बनेगी एंड एग्जिस्टिंग ऐप्स का भी प्रमोशन होगा. आउटकम क्या होगा इसके चैलेंज का? कि भाई बेटर विजिबिलिटी, मतलब हमारे पास ज़्यादा ऐप्स होंगी इंडिया की, तो हमारा डेटा बाहर नहीं जाएगा, डेटा लोकलाइजेशन हम बेहतर कर सकेंगे. एंड रिकॉग्नाइज गुड ऐप्स. तो इनसे क्या होगा कि ये कंपटीशन है बेसिकली, तो अच्छी ऐप बनाओगे तो उसको आपको प्राइस भी दिया जाएगा एंड ऐप को इवैल्यूएट किया जाएगा. ईज़ ऑफ यूज़, हैंग तो नहीं हो रहा, रोबस्टनेस कितनी है, सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं या नहीं, एंड स्केलेबिलिटी कितनी है. देन इज अबाउट स्टीवोसाइड्स. ये क्या है? ग्लाइकोसाइड. ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड क्या? शुगर तरीके से होता है. इट इज़ वाइडली यूज्ड एज नॉन कैलोरी नेचुरल स्वीटनर्स जस्ट लाइक स्टीविया. स्टीविया इज ऑल्सो नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर. तो इट इज़ रिसेंटली फाउंड एज स्टीवियोसाइड, तभी इसको स्टीवियो बोला जा रहा है. स्टीवियोसाइड साइड तो इसका ग्लाइकोसाइड से, एंड स्टीवी इज फ्रॉम स्टीविया. स्टीविया आप कभी देखना गूगल करके, ये एक प्लांट सा होता है जिसके पत्ते खाओगे ना मीठे, चीनी से भी मीठे होते हैं. तो दिस इज अ नेचुरल स्वीटनर. तो इसका क्या बोला जा रहा है? स्टीवियोसाइड किस में मदद कर रहा है? जो कैंसर थेरेपी है उसमें मदद की जा रही है. देन इज अबाउट विंटर ग्रेड डीजल फॉर लद्दाख. सो विंटर डीजल लेकर आए हैं, IOCL लेकर आए हैं स्पेशलाइज्ड फ्यूल हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स के लिए. जैसे कि लद्दाख क्या है, इतना कम टेम्परेचर होता है वहाँ पे, तो फ्यूल भी जम जाता है. तो इससे क्या होता है कि
जो उस इसकी जो स्पेशलाइज्ड फ्यूल है ना, इसकी सीटेन रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सीटेन रेटिंग क्या होती है? कंबशन स्पीड बताता है इसकी कि ठीक है, जिसकी जितनी मतलब जिसकी ज़्यादा सीटेन रेटिंग होगी उसकी कंबशन स्पीड ज़्यादा होगी। कंबशन मतलब जितना जल्दी फ्यूल जल के एंड एनर्जी प्रोड्यूस करके व्हीकल को चलाने में मदद करेगा। और ऊपर से सोने पे सुहागा, इसका सल्फर कंटेंट भी लो है। तो हम जो भारत स्टेज 6 तक जा रहे हैं, सल्फर को भी कंटेंट लो करते जा रहे हैं, तो इसका सल्फर कंटेंट भी लो है। और मोर ओवर ये -33 डिग्री सेल्सियस तक भी काम कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसकी विस्कोसिटी कम नहीं होती इवन इन एक्सट्रीम विंटर वेदर। देन इज अबाउट एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है? ये फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सोशल मीडिया सुपर ऐप है, ठीक है। तो किसने डेवलप की? मतलब आईटी प्रोफेशनल्स हैं, श्री श्री शंकर आर्ट ऑफ फाउंडेशन, ये एक बाबा जी आते हैं यूट्यूब पे, किसी ने देखा होगा। तो इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ किसने डिस्कवर की। क्या है कि इट विल compete with likes of Facebook and Instagram, comes with host of features. So it app also has messaging and group chatting capabilities, 8 इंडियन लैंग्वेजेस में, थोड़ा यही बढ़िया कह सकते हो, या 8 लैंग्वेजेस में। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है, तो क्या है कि सिक्योरिटी अच्छी है इसकी। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रविशंकर जी के बारे में यूपीएससी क्यों ही पूछेगा। देन इज अबाउट धनवंतरी रथ। क्या होगा? ये मोबाइल वैन है प्रोड्यूसिंग नॉन कोविड असेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज। जैसे कि मान लो किसी को हाई शुगर है, मान लो उसके पास शुगर मेडिसिन नहीं है, वो नहीं जा सकता, कोई बीमार आदमी घर पे है, तो जो नॉन असेंशियल है, ठीक है, नॉन कोविड असेंशियल है, नॉन को असेंशियल तो है पर नॉन कोविड है, कोविड के अलावा, तो क्या है कि वो सफ़र ना हो, ठीक है। तो दूसरी बीमारियों का भी तो ध्यान रखना है ना। अब सारे साल कोविड कोविड को ही आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए धनवंतरी रथ है, जिसमें आयुष डॉक्टर भी होगा, नर्सिंग स्टाफ एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स भी होंगे, एंड वो देख लेंगे वहाँ जाके। सो दिस वॉज इट अबाउट टूडेज डिस्कशन, एंड ज़रूर बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में वेदर यू लाइक इट और नॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।